सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। बच्चों, क्लास 9, 8, 10 में आप ऐसे पढ़ते हो कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन या कंप्लीट इस डेफिनेशन से क्या हमें पूरी तरीक़ा से कंसेप्ट क्लियर हो सकता है एनर्जी के ऊपर? क्या यही कंप्लीट डेफिनेशन है एनर्जी का? अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे ही आपसे पूछूंगा, ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करो इस टर्म में, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट हम उसके बारे में डुअल नेचर ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। फिलहाल क्लास 11 के फिजिक्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर है वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। तो बच्चों, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? तो बच्चों, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है, इस यूनिवर्स में 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मास, चार्ज एंड एनर्जी। मास, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है ग्रेविटेशन वाले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एनर्जी, जो हमेशा फैलते रहना जानता है। मान लो एक बहुत अंधकार रूम है, ठीक है, और उसमें अगर मैं मोमबत्ती जला दूँ तो क्या एक ही बार में पूरा रूम ब्राइट हो जाएगा? नहीं, रोशनी धीरे धीरे फैलेगी। मतलब एनर्जी का जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये फैलना होता है। एनर्जी हमेशा फैलते रहना जानता है। मास कन्वर्ज करता है, अपनी सराउंडिंग को बेंड करता है, अपने चारों तरफ स्पेस को वो बेंड करता है अपनी तरफ। एनर्जी फैलते रहना जानता है। बच्चों, इस दुनिया में जितने भी बॉडीज़ हैं ना, वो एनर्जी से ही बने हैं, ठीक है। अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो उन्होंने एक बहुत फेमस रिलेशन दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर, जिसमें हम बच्चे कुछ ऐसे पढ़ के रखते हैं E=mc²। और इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये आ जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम 1 kg मास को स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी का वो वैल्यू मिल जाएगा जो ये बताएगा कि 1 kg मास कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। बट तो ये सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसको कुछ ऐसे समझो ना कि m=E/c², तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि हम जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इस दुनिया में जितने भी बॉडीज़ हैं वो एटम से ही बने हैं, है ना। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हम सेल से बने हैं। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। फाइनली आप देखोगे कि सब एटम से ही बने हैं। तो बच्चों, अब हम एक एटम की बात करते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। हमें पता है बच्चों, इस दुनिया में कोई भी बॉडी, चाहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्यों ना हो, वो रेस्ट पे नहीं है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में वाइब्रेशन कर रहा है, न्यूट्रॉन भी वाइब्रेशन कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो वो मोशन तो कर रहा है। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास अपना काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी होगा। चारों तरफ जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी अपना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये तो हो गया बच्चों एक एटम का बात। ऐसे करके न जाने हमारे अंदर कितने एटम्स हैं, करोड़ों एटम्स हैं। तो जब हम एक एटम, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, राइट, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह पे रेस्ट पे तो नहीं है, वो तो वाइब्रेशन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, उनके पास भी अपना एक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जब इस टोटल एनर्जी को हम स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो मुझे उस पर्टिकुलर एटम का मास मिल जाएगा। यही कहता है आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी।
तो अब आप सोचो कि हम तो करोड़ों एटम से बने हुए हैं, मतलब उन करोड़ों एटम्स का टोटल एनर्जी को जब हम स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो वो जो नंबर आएगा ना वो हमारा मास होगा। तो बच्चों एनर्जी क्या है? एनर्जी वो आप समझ सकते हो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इस यूनिवर्स का जो जिससे दुनिया का हर सब्सटेंस बना हुआ है। एक्चुअली हम एनर्जी के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हम सब खुद एक एनर्जी ही है। ये ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। रही बात अर्थ सरफेस की, तो जैसे बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन के कारण होता है। लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल रहा हूँ, राइट? तो मैं जैसे जैसे उठाता जाऊंगा, मतलब अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में मैं जितना हाइट पे जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। अब आप सोचो अर्थ सरफेस को पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों माना गया? क्योंकि बच्चों ये रिलेटिव टर्म है, याद रखना, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सब रिलेटिव टर्म्स होते हैं। हम ना इनको किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। अर्थ का जो सरफेस है उसको एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है, बट एक्चुअली है नहीं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसके यूज़ करके हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ एनर्जी। अब हम देखते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी